और अगर आपको ये मुश्किल लगती है राइटिंग, तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आप सही जगह पे आए हैं। इसमें जो है ना, आप मेरी वीडियो को, एक और मैंने राइटिंग पे वीडियो बनाई है, आप उसको देखें, इसको देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मिस्टेक्स आ रही हैं, तो फिर वो आप इजीली कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक्स। एक और वीडियो के साथ आपके सामने हूं मैं। इस वीडियो में हम राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओईटी की राइटिंग का सब सेक्शन जो है उसके बारे में, कि उसमें कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक होती हैं और उनको कैसे अवॉइड किया जाता है। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करें। जब आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई हो गई, तो आप फिर उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उन सबका थैंक यू अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया और सब्सक्राइब किया चैनल को। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी उनको पसंद आएगी और वो लाइक करेंगे, और अगर लाइक नहीं करेंगे तो ये है कि कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे। और मेरे जो 82% व्यूअर्स जो कि सब्सक्राइब नहीं हैं, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद वो भी सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले जो ओईटी की राइटिंग में जो मिस्टेक होती है, वो ये होती है कि आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं उसको, ओईटी के टास्क को। आपको लगता है कि आपने अंडरस्टैंड किया है, लेकिन असल में आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे आप जैसे आपने लिखना है, किसी फिजियोथेरापिस्ट की तरफ लिखना है, तो आप उसमें जो है ना बाकी सारा कुछ उसमें कंक्लूड कर लेंगे, लेकिन ये कि उसकी मोबिलिटी जो है और उसमें जो उसको प्रॉब्लम हो रही है मोबिलाइजेशन में, या जो एक्सरसाइज करनी है, वो आप कंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपने अगर वो कंक्लूड नहीं किया, फिजियोथेरापिस्ट को आप रेफर कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी एक मेजर मिस्टेक समझी जाती है, तो फिर आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। दूसरी मिस्टेक ये होती है कि आप जो है मतलब जल्दी में पढ़ते हैं, और आपने जो है मतलब समझ के नहीं पढ़ा, और उसको जल्दी जल्दी में पढ़ा है आपने, और उसको आपको सही समझ नहीं आया, कोई मेन पार्ट, मेजर पार्ट आपने स्किप कर दिया है। तो इसको आपने जो है राइटिंग को ध्यान से पढ़ना होता है। आपने एक बार पढ़ लिया, आपको आइडिया हो गया कि आपने किसको रेफर करना है, उसके बाद आपको लिखना कोई मुश्किल नहीं है। फिर जो तीसरी मिस्टेक ये होती है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। आपके राइटिंग जो है उसको सिंपल रखें, इजी और सिंपल रखें। जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए भी परेशानी नहीं होगी, और रीडर के लिए भी पढ़ने में भी आसानी होती है। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा जो ओईटी की राइटिंग है उसको आप सिंपल रखें, जितना सिंपल रख सकते हैं आप उतना रखें। फिर चौथी मिस्टेक जो होती है, वो होती है ग्रामर की मिस्टेक्स। आपने ग्रामर में कोई मिस्टेक किया या स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो उसके मार्क्स आपके कटते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो उसके लिए आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही ज्यादा आप इजीली कर सकते हैं इसको। फिर जो पांचवी मिस्टेक आप कह लें, कि पांचवी मिस्टेक ये होती है कि आप प्रूफ रीडिंग नहीं करते हैं। आपने राइटिंग कर ली, उसके बाद आपने जो है उसको पढ़ना है अच्छे से। आप जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो करेक्ट हो जाती हैं, और आपकी जो है मतलब स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो चेक हो जाते हैं। तो आपने राइटिंग लिखने के बाद आपको इतना टाइम देना है अपने आप को कि आप उसको दोबारा एक बार रीड कर लें। तो फिर उसके लिए यही कहूँगा कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए ईज़ी होता है। फिर ये कि आप जो है पैराग्राफ जो है, आपने हर जगह पे पैराग्राफ रखा हुआ है, आपको ऑर्गेनाइज सही से नहीं किया हुआ। आपने अपनी राइटिंग को ऑर्गेनाइज करना है। पहले पैराग्राफ में मेडिकेशन आ गई, दूसरे में हिस्ट्री आ गई, तीसरे में ट्रीटमेंट आ गया। इस तरीके से आपने एक पैराग्राफ में एक चीज शुरू की है, आप उसको खत्म करें, फिर दूसरे पैराग्राफ की तरफ आए। तो ये जो है आपको ऑर्गेनाइज होना चाहिए इसका पैराग्राफ। फिर ये कि मिस्टेक ये होती है कि आपने टास्क में लिखा होता है कि आपने किसको लिखना है, आपने वो अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने उसकी बजाय किसी और को लिख दिया। जैसे कि मैंने फिजियोथेरापिस्ट की मिसाल दी है, आपने फिजियोथेरापिस्ट को लिखना है तो आपने डॉक्टर को भी लिख दिया। एक जैसे पेशेंट एडमिट होता है तो उसको बहुत सारे कंसल्टेंट देख रहा होता है, नर्सेज देख रही होती हैं, तो उसमें आपको ये ख्याल करना है कि आपने किसको लिखना है और उसकी रीज़न क्या है लिखने की। जब आपको ये दो चीज़ें पता होंगी, तो फिर आपके लिए राइटिंग ओईटी की कोई मसला नहीं होता है। फिर उसके बाद जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि ओईटी का एक सेट फॉर्मेट है, प्रोफेशनल वे में आपने बात करनी है, आपने प्रोफेशनली लिखना है उसको। अगर आप उसको वो नहीं लिखेंगे, फॉर्मल वे में लिखेंगे, तो उसको आपके मार्क्स नहीं मिलते हैं। जैसे हम नर्सिंग नोट्स लिखते हैं, इस तरीके से नहीं लिखना है आपने। आपको एक लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ होता है, आपने उसको फॉर्मेट को फॉलो करना है। फिर ये मिस्टेक होती है कि आपने कुछ पार्ट का आंसर किया है, कुछ पार्ट का आंसर नहीं किया है। आपने टास्क को फिर दोबारा से मैं आपको बता दूं कि आपने टास्क को केयरफुली रीड करना है।
जितना केयरफुली आप रीड करेंगे उससे ये है कि आपको आइडिया होगा कि किस किस को मैंने कितने पार्ट्स में आंसर देना है और पूरा उसका आंसर देना है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम टास्क को पढ़ते हैं और ये है कि उसके कोई एक आधा पार्ट जो होता है उसको हम आंसर नहीं कर पाते हैं। आपको एक मिसाल के ज़रिए से मैं बताता हूँ कि एक पेशेंट जा रहा है, हमने उसको रेफ़र किया है नर्सिंग होम में। हमने उसको जो है मतलब उसकी मेडिसिन का हैंडओवर देना है, आपने मेडिसिन का बताना है, मेडिसिन का आपने बता दिया। फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज़ का बताना है कि ये एक्सरसाइज़ है, उसकी डाइट का बताना है और उसकी जो है ड्रेसिंग्स हैं या कुछ है। उनमें से जो है ना आपने अगर एक्सरसाइज़ का नहीं बताया या आपने उसकी डाइट का नहीं बताया या किसी ड्रेसिंग वगैरह का आपने नहीं बताया तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है ओईटी की राइटिंग में और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप ईज़िली कर सकते हैं। आप अपने आप को जब भी जो है मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप ऐसे सोचें कि आप टेस्ट में बैठे हुए हैं, टाइम लगा के प्रैक्टिस करें और पेपर के साथ जिस अगर आपने पेपर पे देना है तो वही पेपर यूज़ करें आप और वही पेंसिल यूज़ करें, उसके ज़रिए आप करें। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर पे देना है तो वो आप कंप्यूटर के बेस पे दे सकते हैं। फिर ये होता है कि ओईटी के जो है मतलब आपको टास्क में लिखा होता है कि इतने वर्ड से इतने वर्ड तक का आपका टास्क है। आपने वर्ड ज़्यादा लिख दिए तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपने वर्ड्स कम लिख दिए तो फिर भी आपको नहीं मिलेंगे। कंप्यूटर बेस में तो ये होता है कि अगर आप कंप्यूटर पे दे रहे हैं तो आपको वर्ड काउंटिंग नीचे लिखी आती है, तो आपको पता चल जाता है कि 120 100 टू 120 वर्ड्स हो गए हैं, तो फिर आप उसको मतलब उस तरीके में रैप अप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि पेपर में आपको फिर काउंटिंग करनी होती है और ये है कि इसके लिए भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाता है। शुरू में ये है कि जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जब भी राइटिंग लिखते हैं तो आप काउंट करें कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं। इससे ये होता है कि आपको टेस्ट में जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो उस दौरान आपको अंदाज़ा होता है कि मतलब एक पूरा पेज लिखा है और एक आधा पेज लिखा है। अपनी-अपनी राइटिंग के हिसाब से होता है, किसी की राइटिंग बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। तो उसको आइडिया हो जाता है कि यार एक पेपर और एक आधा पेपर लिखूँगा तो मैं 120 वर्ड्स हो जाएँगे या 100 वर्ड्स हो जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मिस्टेक्स मैंने बताई हैं ओईटी की राइटिंग में, इसको आप देखेंगे कि आपको कौन-सी इसमें इन मिस्टेक्स में से कौन-सी मिस्टेक कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई मिस्टेक आप कर रहे हैं, तो आप उसको रेक्टिफ़ाई करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और उन सब के लिए भी थैंक यू जिन्होंने मुझे पर्सनली इनबॉक्स करके थैंक यू बोला, उन सब के लिए भी। और क्वेश्चन जो इनबॉक्स में करते हैं, कोशिश करता हूँ मैं कि अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं क्वेश्चन तो ये है कि उससे दूसरे बहुत सारे लोगों का भी फ़ायदा हो जाता है। पर्सनल जो क्वेश्चन आते हैं उनमें मैं थोड़ा-सा लेट भी रिप्लाई करता हूँ और दूसरा ये है कि अगर मुझे कोई म मसला नहीं है पर्सनल उसमें अगर आप कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप में, ईमेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये है कि ज़्यादा बेहतर है कि आप कमेंट सेक्शन में करें, क्वेश्चन करें ताकि दूसरों के लिए भी ईज़ी हो। अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।